नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसके विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। संसद में आज राम मंदिर पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले देश ने 10 सालों में नए कीर्तिमान हासिल किए। सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, किसी को कंफ्यूजन में नहीं रखना है, लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए। बिहार में सियासी घमासान हुआ तेज, फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू बीजेपी ने विधायकों के साथ की बैठक, तेजस्वी भी हुए एक्टिव। आरएलडी नेता जयंत चौधरी के राज्यसभा में बोलने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले किस नियम से सदन में दे रहे हैं भाषण। पाकिस्तान में चुनावी नतीजों ने फिर चौंकाया, नवाज ने इमरान को दिया झटका, नवाज शरीफ होंगे अगले पीएम। आज की खबरों में शुरुआत से पहले बात पीएम मोदी के संसद में दिए शानदार भाषण की। लोकसभा में राम मंदिर को लेकर सरकार के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक को करारा जवाब दिया, तो वहीं संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन सभी सांसदों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म बहुत कम होता है। हमने बहुत कम देखा है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होते हुए अपने आगे देख पाते हो। 17वीं लोकसभा से आज देश यह अनुभव कर रहा है और मुझे विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। तो पीएम मोदी ने जिस तरह का शानदार भाषण दिया है, तो क्या संदेश? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें की वो सारे लोग मानते हैं, इवन विपक्ष भी मानता है कि ये जो 10 साल थे, कठिनाइयां भी थी, इसमें चुनौतियां भी आई, कोविड भी हुआ, उसका मैनेजमेंट भी हुआ, लेकिन पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान जिस तरीके से बदला है वो आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट है। लेकिन पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ गोई से कहा कि जो जो बदलाव किए गए वो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। इसी संसद ने आर्टिकल 370 को हटाया, इस दौरान राम मंदिर भी बना, ट्रिपल तलाक को लेकर के भी, और ये मुद्दे मैं इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का जब से ये बनी है तब से ये लोग इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार आई, लेकिन इन 3 मुद्दों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर रखा गया। इनफैक्ट बीजेपी को जो समर्थन मिला था वो इसी चीज को लेकर के मिला था कि आप राम मंदिर के बारे में बात नहीं करेंगे, आप आर्टिकल 370 के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यूसीसी के बारे में बात नहीं करेंगे। और पिछले 5 सालों में इन तीनों चीजों के ऊपर काम हुआ। अब प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद भी दिया, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, आखिरी दिन था, आखिरी भाषण था। जिस तरीके से विपक्ष को इस सत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, यह विपक्ष के किसी भी नेता की तरफ से एक भी विपक्ष का ऐसा नेता नजर नहीं आया जिसके भाषण को सुन के लोगों को कॉन्फिडेंस जागे। एक व्यक्ति का कोई ऐसा हमने पहले भी देखा है, अपोजिशन में भी बीजेपी रहती थी, आखिरी समय के लिए चौके छक्के मारने के लिए सुषमा स्वराज, तो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, अरुण जेटली, ये सब प्रखर प्रवक्ता थे जो उनको वोट भी नहीं देते, वो भी उनके भाषणों को सुनते थे। ये हिंदुस्तान का विपक्ष इस इंपॉर्टेंट सत्र को कि कैसे, क्योंकि अब आप चुनाव में जाने वाले हैं, लोगों के दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ने की आपकी जो कोशिश होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई। तो संसद के आखिरी सत्र में भी यहां पर विपक्ष ने बुरी तरह से निराश किया। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब बात अगली खबर की। अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है।
शाह ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में CAA लागू हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जल्द अधिसूचना जारी होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दावा कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट और उसके नेतृत्व वाले एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इसके साथ ही केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो अमित शाह के इस जिस तरह से उन्होंने आज मास्टर स्ट्रोक चला है, तो क्या बीजेपी ने यहां पर एक बार फिर बड़ा कहें कि एक बड़ी चुनाव लड़ने से पहले एक बड़ी जीत हासिल कर ली? देखिए, मुझे लगता है कि यह काम तो पहले हो जाना चाहिए था। यह विलंब क्यों हुआ? इतनी टेक्निकलिटीज में क्यों चीजें चली गई? देश में संसद में पास किया गया कानून अगर लागू नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? आप संसद में कानून पास कीजिए, कल 20 लोग खड़े हो जाएं, डाउन डाउन मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लग जाएं, विरोध करने लग जाएं, तो आप लेट जाएंगे, नहीं उसको लागू करेंगे। तो अमित शाह ने बहुत ही सही समय, राजनीति में टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे लोग तो फंस गए। अगर नोटिफिकेशन जारी होगा तो ममता बनर्जी को विरोध करना पड़ेगा, कांग्रेस को विरोध करना पड़ेगा, तथा कथित ये जो जालीदार टोपी पहन करके मुसलमानों को छलने वाली जितनी भी पार्टियां हैं उनको भी पोजीशन लेना पड़ेगा। आप पोजीशन लोगे, चुनाव हारोगे। आप पोजीशन लोगे, आपके ऊपर फिर वही जो आरोप लगेगा कि आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हो। जबकि ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कैसे बीजेपी के जाल में पूरा का पूरा विपक्ष वो फंस गया। ये कानून हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के ऊपर लागू होने वाला है ही नहीं। ये कानून तो उनके लिए है, उन माइनॉरिटीज के लिए है जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को, जो जिसके ऊपर हर लोगों की अपनी राय है, जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज खुद को ही कमिट कर चुकी है कि हम किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे, अब लागू हो रहा है। अब कीमत दिखाओ, क्या क्या तुम सेक्रीफाइस कर सकते हो, यही तो आपने कहा था। तो बुरी तरीके से फंसा दिया है अमित शाह ने। ये नोटिफिकेशन चुनाव से पहले आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कई सारे राज्यों में फायदा होगा ही, लेकिन एक नैरेटिव का भी, एक परसेप्शन वाइज भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है कि जो आरोप इन विपक्षी पार्टियों के ऊपर लगता है कि सेंसलेस होकर के आप जो है कुछ मुद्दे को टैकल करते हैं अपीजमेंट के तहत, उसमें विपक्षी पार्टियां एक्सपोज होंगी। यानी चुनावों से एन पहले एक बार फिर बीजेपी की तरफ से बड़ा दांव चल दिया गया है, जिससे विपक्ष दबाव में है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात एक और बड़ी खबर की। बिहार की राजनीति में 12 फरवरी की तारीख काफी अहम होने वाली है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सभी दल अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में जुटे हैं। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार के घर पर जेडीयू के विधायकों के लिए लंच का इंतजाम किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें लालू यादव भी मौजूद रहे। इस बीच जेडीयू ने दावा किया है कि 20 आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में हैं। तो क्या खेला होने वाला है यहाँ पर? देखिए, मुझे तो ये कहते हुए बड़ा शर्म लगता है। बिहार में कर क्या रहे हैं ये लोग? 10 हमारे पास है तो 20 हमारे पास है। वैसे खबर ये आ रही है कि भाई बहुत सारे आरजेडी के जो विधायक हैं वो टूटने वाले हैं। कुछ तो बनारस चले गए, भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया, फिर वहां से मुंबई निकल गए। तो ये तो अच्छी राजनीति नहीं है। बिहार में पिछले 5 साल में क्या हुआ? चुनाव होता है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मैंडेट लेते हैं, जनता उनको आशीर्वाद देती है, सरकार बनती है, फिर नीतीश बाबू पलट जाते हैं, फिर उसके बाद वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, जिनके खिलाफ चुनाव उन्होंने लड़ा, उसके साथ हाथ मिला लेते हैं, फिर बीच भंवर में उस गठबंधन को भी तोड़ के वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। ये क्या चल रहा है? गवर्नेंस नहीं करना, वहां लोगों की समस्याओं को खत्म नहीं करना। सब लोगों को, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है।
इसी वजह से इस तरह की घटिया किस्म की राजनीति, और इसमें सब शामिल हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बिहार जहन्नुम बन गया है इस तरह के नेताओं की वजह से। और इनको पड़ी है कि भाई 12 तारीख को ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बयानबाजी चल रहा है, अखबार में कुछ नहीं देखो कि उसके विधायक उधर टूट रहे हैं, उसके खेला करेंगे। खेला करना है, क्रिकेट जाकर खेलो। देश की जनता, बिहार की जनता के जीवन के साथ मत खेलो। और यही चल रहा है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है ये। इस तरह की राजनीति से ही जनता का जो है विश्वास नेताओं को ऊपर, जो बिहार में देखिए सब एक दूसरे को सब थू थू कर रहे हैं, बीजेपी को भी, नीतीश बाबू को भी, तेजस्वी को भी। ये सारे लोग कर क्या रहे हैं? सरकार किसी की रहेगी नहीं रहेगी, आम जनता को क्या फर्क पड़ता है? तो जो कुछ भी हो रहा है ये तमाशा के अलावा कुछ नहीं है। तो बिहार की सियासत के बाद अब बात कर लेते हैं यूपी की सियासत की। आज राज्यसभा में उस वक्त काफी हंगामा देखने को मिला जब आरएलडी चीफ जयंत चौधरी अपने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने को लेकर बोल रहे थे। उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि इस सरकार के कामकाज में चौधरी साहब की छाप दिखती है। जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर सवाल उठाया कि किस नियम के तहत इनको बोलने दिया गया, वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने यहां तक कह दिया कि अब अगर जयंत चौधरी एनडीए में जाते हैं तो उससे तो यही साबित होगा कि भारत रत्न की सौदेबाजी हुई है। जी हां, तो जिस तरह से कांग्रेस आज आक्रामक रही जयंत पर, तो इसे क्या कहें, एक बौखलाहट विपक्ष की? मूर्खता, बौखलाहट नहीं, मूर्खता। कल तक खेत में जाके राहुल गांधी फोटो खिंचवा रहे थे कि हम बहुत बड़े किसान हैं, हम ये हैं, किसानों की बात करते हैं, किसान आंदोलन हुआ था, कितने कांग्रेसी एकदम उनको लगा कि बस यही, दिस इज द मोमेंट। अब तो मोदी सरकार गई। भाई साहब, कम से कम चौधरी चरण सिंह की तो इज्जत कर लिए होते। राहुल गांधी इंदिरा गांधी पे कहीं भी भाषण देने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या किया राहुल गांधी ने जीवन में? कुछ नहीं। क्या खासियत है? इंदिरा गांधी के पोते हैं, जवाहरलाल नेहरू के छर पोते हैं, पर पोते हैं, पिता राजीव गांधी, यही तो उसका क्रेडेंशियल, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। आपको हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की कि भाई जयंत चौधरी भाषण देगा या नहीं देगा? सदन के अंदर है, उनके दादाजी को मिला है, तो ये तो फर्ज बनता ही है। तो एक तो आप पॉलिटिकली मिस्टेक्स करते हो। ये व्यक्ति आपके साथ होना चाहिए था, कल तक आपके साथ ही था, और अचानक से तो कांग्रेस पार्टी को न राजनीति करने आती है, किस वक्त क्या करना चाहिए, क्या विरोध करना चाहिए, किसका समर्थन करना। आप देखिए सारे जाट नाराज हो गए, हरियाणा में भी। चौधरी चरण सिंह के बारे में जो जयंत चौधरी ने कहा, ये कोई जयंत चौधरी नहीं कह रहे। खैर, राहुल गांधी को तो चौधरी चरण सिंह के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम होगा। भाई वो किसान नेता थे, वो दिखने में लगते थे किसान और किसान नेता, लेकिन जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं, उनकी किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चौधरी चरण सिंह बहुत, जो कहते हैं टफ टास्क मास्टर, ब्यूरोक्रेसी को हिला करके रखते थे। वो बहुत ही कड़ा उनका नियंत्रण होता था प्रशासन के ऊपर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का है। यही बात तो वो कह रहे थे। और कम से कम भले मानस कुछ तो आप राजनीतिक दृष्टि से भी सोच लिया होता। किसानों के बहुत बड़े लीडर, उनको आप अपमानित कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि वो जो भारत रत्न दिया गया वो सौदेबाजी है। भाई किस सौदे के तहत राजीव गांधी जीते जी जो है वो बन गए भारत रत्न के हकदार? इंदिरा गांधी जीते जी, जवाहरलाल नेहरू खुद को ही दे दिया ये लोग। तो कम से कम इन लोगों का, कांग्रेस पार्टी का पता नहीं क्या हो गया है। ये लोग दे हैव लॉस्ट द टच। राजनीति करने की जो कला होनी चाहिए, उससे ही ये एलिनेट हो चुके हैं।
तो यहाँ पर एक बार फिर जयंत चौधरी का संसद में विरोध करना यहाँ पर कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है। और अब बात आखिरी खबर की। पड़ोसी देश पाकिस्तान में चुनावी नतीजों के बाद जिस राजनीतिक स्थिरता की बात की जा रही थी उसको बड़ा झटका लगा है। पाक संसद की 241 सीटों के आए नतीजों में पीटीआई समर्थित प्रत्याशियों ने 96 सीटें जीती हैं, जबकि दूसरे स्थान पर नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने यहां पर जीते और इसके बाद यहां पर 69 सीटें जो हैं उनके 69 प्रत्याशी जीत कर आए हैं, जबकि बेनजीर भुट्टो की विरासत वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 52 सीटें आई हैं। और इधर मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के प्रत्याशी जो हैं वो 15 सीटों पर जीते हैं। हालांकि कई देशों ने यहां पर निष्पक्ष चुनाव पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन लगभग ये अब तय होता जा रहा है कि नवाज शरीफ ही अगले पीएम होंगे। तो यहां पर जिस तरह से पाकिस्तान की राजनीति में कहें कि स्थिरता की बात की जा रही थी कि इन चुनावों के बाद एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वहां पर देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए, वो कहते हैं कि ताड़ से गिरे और खजूर पे अटके। इसको नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति गड्ढा से निकलने की कोशिश करता है और वो खाई में जाके गिर जाता है। ये छलावा है, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। आर्मी तय करती है और आर्मी ने यह तय कर दिया कि मिलीजुली सरकार बनवा करके वहां पर रखेंगे ताकि प्रधानमंत्री पूरी तरह से कंट्रोल में रहे, फिर कोई हादसा ना हो जाए। इमरान खान चुनाव जो हुआ, सही मायने में इमरान खान क्लियर कट विनर था। जनता इमरान खान को फिर से देखना चाह रही थी, लेकिन जनता से क्या फर्क पड़ता है? वहां तो सब कुछ आर्मी तय करती है। आर्मी ने तय कर दिया कि लंदन से उठा के लाएंगे, इनको फिर बिठाएंगे, तो वही हो गया। तो ये जो बहुत लोगों को ये जो लग रहा था, हिंदुस्तान में बहुत सारे पत्रकार हैं, ये कांग्रेसी टूल किट वाले सब, वहां चुनाव हो रहा है, अब अस्थिरता आ जाएगी। भाई कोई अस्थिरता नहीं है। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां अस्थिरता और अस्थिरता लाने के लिए वहां आर्मी ही जिम्मेदार होती है। आर्मी वहां सिस्टम चलाती है। डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, सांसद, असेंबलीज, ये सब दिखावा है, छलावा है। और इस इलेक्शन ने इसी चीज को साबित किया है। कैसे कैसे वीडियोज आ रहे हैं कि किस तरह से काउंटिंग में गड़बड़ी की जा रही है, कैसे ठप्पा मारा जा रहा है। अब जो लोग, या अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे लोग जो हिंदुस्तान में कहते हैं कि भाई बैलेट बॉक्स पे होना चाहिए, बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, तो बैलेट पेपर के साथ क्या हो रहा है ये उनको भी देखना चाहिए। और जो नेता हिंदुस्तान में कहता है कि बैलेट पेपर लेकर के आओ, ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान के इलेक्शन को भी वो पाकिस्तान जैसा कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये बात है कि चुनाव बेईमानी है। इससे बेहतर होता कि वहाँ पे कोई पार्टी रख दी गई होती, सारे नेताओं को बुलाते और आर्मी चीफ जो है बैठ बैठ के एक व्यक्ति को चुन लिया होता कि भाई ये तुम प्रधानमंत्री, तुम सांसद, तुम ये मंत्री। मामला खत्म हो गया। तो क्यों पैसे की बर्बादी की? तो डॉक्टर साहब, इन तमाम खबरों पर जिस तरह का सटीक विश्लेषण हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।